तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान 7 मेरिडियन रियलम में होता है, जहाँ पे लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जिस पर वहाँ पर सेक्ट मास्टर आता है और उन लोगों को कहता है कि तुम लोग अपने सवाल बाद में पूछ लेना, पहले जरा इसे आराम कर लेने दो। वो शुयान को एक घर में ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए हो। तो वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बाय मिस्टेक आ गए हैं और अब हम वापस जाना चाहते हैं, मगर हम वापस नहीं जा पा रहे। और अगले सीन में हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि लिन से कह रहा होता है कि उस जेंग बाइशी से डील करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने उसे सिर्फ 300 स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं और उसके बदले में उसने मुझे सीएन माउंटेन में एंटर होने की इजाजत दे दी। अगर हम लोग यहाँ पे ना आते तो शायद हमें पता ना चलता कि मास्टर यहाँ से गुजरे हैं और हम लोग हर जगह उसे तलाश करते रहते। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए मास्टर का नाम पुकारता है और कहता है कि मास्टर, आपको गए हुए बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, प्लीज अब वापस आ जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये कहने के बाद वो दोबारा से आवाजें देते हुए कहता है कि मास्टर आप कहाँ हैं। वो इसी तरह कंटिन्यूसली मास्टर को आवाजें देते हुए आगे जा रहा होता है, मगर फिर गावलिन उससे कहती है कि ऐसी बेवकूफी मत करो, वरना तुम्हारी आवाज सुनकर कोई पावरफुल वॉरियर यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक एक वॉरियर उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और लिन फेंग को पता चल जाता है, तो वो फौरन से अपना स्पीयर निकाल लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर्स असल में लिंग शू, रेन शुई और बाकी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वो सब के सब उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गावलिन कहती है कि सिस्टर आप यहाँ पे कैसे आई। तो लिंगशु कहती है कि मैंने भी कुछ स्पिरिट स्टोन्स दिए हैं, तुम बताओ क्या तुम्हें यहाँ पे मेरा आना अच्छा नहीं लगा। हम लोग भी तुम्हारी तरह मास्टर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं। और फिर वो गावलिन से कहती है कि मुझे बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर कोई प्राइवेट मीटिंग करने के लिए आए हो। तो गावलिन शर्माते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर इतने में अचानक एक वॉरियर तेजी से हमला करने के लिए आता है, तो कामेट उसे आते हुए देख लेता है और उस पर एनर्जी पालमटे करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गावलिन कहती है कि ये वॉरियर तो बहुत ही अजीब है और हमें इस टाइम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तरफ वो वॉरियर दोबारा से खड़ा हो जाता है, तो लिन फेंग अपना स्पीयर लेकर उसे जोर से हिट करता है और फिर एक ही अटैक के साथ उसे एक पहाड़ पे दे मारता है। मगर वो देखता है कि वो वॉरियर मरने के बजाय दोबारा से खड़ा हो गया है। ये देखकर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये वॉरियर इतनी जल्दी दोबारा कैसे खड़ा हो गया। और वहाँ पे फिर एक के बाद एक वॉरियर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है, ये लोग मरे हुए लग रहे हैं। वो सारे के सारे वॉरियर्स जैसे ही उन लोगों पे हमला करने के लिए आते हैं, तो रेन शुई वो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उन लोगों को उठाकर दूर फेंक देती है। मगर वो देखती है कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है, तो वो फौरन से अपनी ब्लू सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो सारे के सारे वॉरियर्स को एक ही झटके में वहाँ से उठाकर काफी दूर फेंक देती है। मगर वो वॉरियर्स इतनी बुरी इंजरीज के बाद भी दोबारा से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रेन शुई कहती है कि आखिर ये लोग हैं क्या, ये लोग बार बार मरते हैं और बार बार जिंदा हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन लोगों के अंदर जान है ही नहीं। और दूसरी तरफ वॉरियर फिर से हमला करने के लिए आते हैं, तो वो सब के सब एक साथ मिलकर उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। पर इतने में अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन सारे वॉरियर्स को कहती है कि रुक जाओ। तो उसकी आवाज सुनकर वो सारे वॉरियर्स रुक जाते हैं और कामेट कहता है कि इस लड़की की एक ही आवाज पर ये सब रुक गए। और वो लड़की उन वॉरियर से कहती है कि अगर तुम लोगों को नींद आ रही है तो फिर तुम लोग सो जाओ। ये सुनते ही वो सारे के सारे वॉरियर्स वहीं पर ही गिरकर सो जाते हैं। और कामेट कहता है कि इस लड़की की एक आवाज पर ये सारे के सारे सो गए, ऐसा तो सिर्फ कोई लेजेंडरी इमोर्टल कर सकता है। सच में ये स्किल्स बहुत ही कमाल के हैं। पता नहीं ये लड़की है कौन, मैं इसे देखना चाहता हूँ। और इतने में वो लड़की उन लोगों की तरफ आते हुए कहती है कि शुक्र है कि मैं सही टाइम पे आ गई, वरना तुम लोगों का क्या होता। फिलहाल तो इन लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए मेरी ट्रिक कुछ देर तक ही काम करेगी और उसके बाद ये लोग दोबारा से होश में आ जाएंगे। अगर यहाँ की सिचुएशन अच्छी होती तो मैं इन लोगों को पूरे 1 साल तक सुला सकती थी। उस लड़की को देखकर कॉमेट कहता है कि ये लड़की काफी यंग है और इतनी यंग होने के बावजूद भी ये लड़की यहाँ पे सीएन माउंटेन में क्या कर रही है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम लोग भूल जाओ कि इस वक्त हम लोग कहाँ हैं, बस तुम लोग ये समझो कि तुम लोग बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम लोग मुझसे मिले हो। ये सुनकर वो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुमसे मिलकर लकी कैसे होंगे।
तो वो लड़की उन लोगों के लिए कुछ बुक्स बाहर निकालती और कहती है कि ये कांग जून का मार्शल आर्ट वर्क है। इस एक बुक की कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन्स है। तुम लोग बहुत ही लकी हो क्योंकि मैं ये आजकल बहुत ही सस्ते में बेच रही हूँ। तो लिनफेंग कहता है कि ये बुक तो मुझे हर हाल में चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें कोई ड्रैगन कोल्ड्रॉन चाहिए? मेरे पास वो भी है। ये कहने के बाद वो एक और ट्रेजर भी बाहर निकालती और कहती है कि लेजेंडरी इमोर्टल्स के ट्रेजर्स हैं। इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है, मैं ये तुम्हें काफी सस्ते में दे दूंगी। तो लिनफेंग कहता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। ये देखकर सब लोग लिनफेंग की तरफ पलटकर देखते हैं और रेन शुई कहती है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो उस लड़की से कहती है कि मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, ये सब लोग आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हैं? तो वो लड़की बताती है कि इन सब के बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं मालूम। अब से कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, पर अचानक से ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ मास्टर्स को भी इसी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है, पर ऐसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। उसके बाद ये लोग दोबारा से होश में आ जाते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन और भी ज्यादा लोग इस तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, कोई भी मेरी बुक्स नहीं खरीदेगा। ये सुनकर लिनफेंग उसके पीछे जाता है और कहता है कि सुनो लड़की, क्या तुमने मेरे मास्टर शुयांग को देखा है क्या? तो शुयांग का नाम सुनते ही उस लड़की को याद आता है कि वो इस नाम के लड़के को जानती है। वो लिनफेंग से कहती है कि क्या तुम उस बिग गाय शुयांग की बात कर रही हो? तो लिनफेंग कहता है कि हाँ, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें शुयांग को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसे वहाँ पे कुछ लोगों के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही होती है और उसे अपने सामने रेड कलर का फ्यूम नजर आता है। तो वो फौरन उसकी तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग फौरन से उसकी तरफ पलट कर देखते हैं और वो सब के सब एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं कि हमारे पास एक नया मेहमान आया है। तो शुयान उन लोगों को एक साथ बोलता देखकर काफी हैरान होता है और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सारे लोग एक साथ एक ही आवाज में कहते हैं कि तुम दिखने में काफी डिलीशियस लग रहे हो, तुम्हें खाकर वाकई में काफी मजा आने वाला है। हम लोगों ने आज तक तुम्हारे जैसे वॉरियर को कभी भी नहीं खाया, पता नहीं तुम खाने में किस तरह के होगे, तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। इतने में शुयान को अपने सामने कुछ दिखाई देता है जो कि शुयान से कहता है कि ये इटर्नल यूनिवर्स है और नथिंगनेस इसकी ओरिजिन है और यहाँ मौजूद हर एक चीज की सर्वाइवल मेरे माइंड में मौजूद है। मगर तुम काफी यूनिक लग रहे हो, मुझे सच में तुम काफी पसंद आए हो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मिल सकते हो, उसके बाद तुम मेरे साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करोगे। तो शुयान उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम एक घोस्ट बनने का नाटक कर रहे हो। ये कहने के साथ अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है जो कि पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। और अगले सीन में हमें शुयान को अपने रूम में ही दिखाया जाता है और सानियान उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि मास्टर, क्या आप चाय पियेंगे? असल में हमें बताया जाता है कि शुयान ये सब कुछ अपनी कॉन्शियसनेस में देख रहा था और सानियान उससे कहती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। इन सब लोगों ने हमें कहा है कि वो लड़की प्रैक्टिस करते हुए अचानक से पागल हो गई थी जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी, पर मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। तो शुयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिस करने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस लड़की की बॉडी में असल में कोई और था। ये सुनकर सानियान हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बॉडी में मल्टीपल पर्सनैलिटीज कैसे जगह बना सकती हैं। ये कहने के बाद अचानक याया बाहर से 2 कुकीज लेकर अंदर आ जाता है। उसके हाथ में वो कुकीज देखकर सानियान उससे कहती है कि तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? तो याया बताता है कि मैं तो काफी भूखा था, इसीलिए मैं बाहर चला गया और मैंने बाहर मालूम किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं, तो मैंने ये 2 कुकीज ले ली है। ये खाने में काफी मजेदार है। वो उन कुकीज को खाने लगता है जिस पर सानियान उससे कहती है कि प्लीज उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत खाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो याया उससे कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें भी ये चाहिए क्या? मेरे पास तो बस यही था और ये मैंने खा लिया है। मगर सानियान उससे कहती है कि इन्हें मत खाओ, मुझे लगता है कि शायद इन कुकीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वैसे भी ये तुमने बाहर से ली है तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या चीज है। ये सुनते ही याया गुस्से में लाल हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सिर्फ और सिर्फ कुकीज हैं, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने ये खरीदी है।
उसे इतना गुस्से में देखकर शुयान को भी काफी हैरानी होती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि उसके अंदर किसी चीज का असर हुआ है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से वो सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल देता है, जिस पर याया भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं उसे बदतमीजी कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हुआ था। और दूसरी तरफ शुयान उस छोटी सी कुकी के टुकड़े को उठाकर अपने पास ले आता है और उसे देखकर उन लोगों को बताता है कि सारा मसला इसमें है। तो सानियान कहती है कि मास्टर, ऐसा लग रहा है कि ये मीट किसी जिंदा चीज का है। तो शुयान कहता है कि ये मीट असल में किसी लड़की का है। ये सुनकर याया को एक जोरदार झटका लगता है और उसे उल्टी आने लगती है, जिस पर वो बाहर चला जाता है और शुयान उस मीट पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा लड़का बाहर किसी चीज से खेल रहा होता है। उसे इतना खुश देखकर उसकी माँ भी काफी खुश होती है। जिसके बाद वो एक घर की तरफ देखती है और कहती है कि ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ मैं पहले देख चुकी हूँ। इतने में अचानक उसे कुछ याद आता है और वो फौरन से अपने बेटे की तरफ भागती है और वहीं पे हमें उसी सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। वो उस लड़की और उसके बेटे को देख रहा होता है। वो लड़की अपने बेटे से कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वो लड़का असल में भागते भागते गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मदर उसके पीछे भागते हुए गई थी। इतने में वो सेक्ट मास्टर उनके पीछे जाता है और कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। उसकी आवाज सुनते ही वो लड़की भी हैरान हो जाती है, क्योंकि ये आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। और वो पीछे मुड़कर कहती है कि फाइनली तुम जिंदा हो। वो जैसे ही उस सेक्ट मास्टर की तरफ देखती है तो वो भी काफी हैरान होती है। उसे लगा था कि शायद ये उसका हस्बैंड होगा। और वो सेक्ट मास्टर उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही? ये मैं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पूरी तरह से चेंज हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम जिंदा होगी। सच में तुमने काफी तकलीफों का सामना किया होगा। ये कहकर वो उसके गाल पे हाथ रखता है तो वो छोटा लड़का फौरन से आगे आने की कोशिश करता है, मगर मास्टर उसे पीछे धकेल देता है और फिर उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, अब मैं तुमसे अपना बच्चा वापस लेना चाहता हूँ। छोटे बच्चे से कहता है कि मेरे पास आओ और मेरे गले लगो, मगर वो लड़की बीच में आती है और कहती है कि नहीं, तुम वो नहीं हो। वो ओल्ड मैन उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे फिर से पीछे धक्का देती है और कहती है कि नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम कोई और हो। ये कहकर वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने पहले कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रही हो। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।